हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों के सामने एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे एनसीईआरटी एसआईटी की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कक्षा 6 से 8 तक के इतिहास के पाठ्यक्रम हमने देख लिया है। उसके बाद हमने कक्षा 9 का जो भूगोल का पाठ्यक्रम है वो हमने देख लिया है सारांश रूप में। कक्षा 10 का जो भूगोल का पाठ्य पुस्तक वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसमें 2 टॉपिक रह रखे हैं, वो भी उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उससे महत्वपूर्ण सारांश बनेगा परीक्षा की दृष्टि से, वो भी जल्दी लाए जाएंगे। इसके साथ ही आज जो मैंने लाया है एक कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, जिसमें विश्व का इतिहास। इसमें पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, और इसमें हम वही टॉपिक देखेंगे जो हमारी जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये फ्रांस की क्रांति इस बार और वैसे भी जो जिन परीक्षाओं में विश्व का इतिहास पूछा जाता है ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इस बार एलटी की टॉपिक एलटी में इतिहास में विश्व इतिहास भी है, और इससे पहले भी जो परीक्षाएं हुई है उनमें बेशक सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी विश्व के इतिहास से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रवक्ता की तैयारी करने वाले हैं, इतिहास से प्रवक्ता देने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत सी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके जो कोई भी आपकी क्वारी जो होती है तो आप इनमें पूछ सकते हैं। और आप लोग जो है जो मेरा चैनल है इस पे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और इस सीरीज में आपको जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाने चाहिए उन टॉपिक के बारे में। उससे भी पहले मुझे जो है एक दो टॉपिक का सुझाव आया है, उन पे भी मैं जो है जल्दी लाऊंगा जिन टॉपिक का सुझाव आया। और आप लोगों के कोई टॉपिक का सुझाव है इससे संबंधित जो हमारा जो है अभी सीरीज चल रही है, तो आप लोग जो है जरूर बताइए, और जो आपको ये कैसे लग रही है सीरीज वो भी आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइए, तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और तेजी से कुछ जो है और शुरू करना है, तो वो भी आप बताइए। तो यहाँ पे जो है जो हमारा अध्याय फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट तो चलो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें जो है फ्रांसीसी क्रांति हम देखते हैं कि फ्रांस क्रांति एक जो है बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक क्रांति है, और ये जो है इतिहास विश्व के इतिहास में या कक्षा 9 के 10th के जो आपका जो इतिहास का सिलेबस है उसमें ये पढ़ाई जाती है, तो ये कक्षा 9 के जो है पाठ्य पुस्तक है। ये क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, इसका हम सारा इसमें देखेंगे। बात है 14 जुलाई की, इस डेट को आप लोग ध्यान रखेंगे। 1789 की 14 जुलाई 1789 को जो है पेरिस में कहा जा रहा है कि पेरिस में आतंक का माहौल था। ये पेरिस में आतंक का माहौल क्या था, क्या ऐसा हुआ, यहाँ पर जो है एक अफवाह फैल गई थी कि राजा ने शहर में सेना बुला दी है, और राजा ने जो है जो शहर में सेना बुलाई है वो जो नगरवासी है उन पे सीधे जो है गोली चलाने का आदेश देने वाले हैं, या जो नगर के लोग हैं उन लोगों पे जो है नियंत्रण करने के लिए राजा ने शहर में सेना बुला दी। एक इस प्रकार की अफवाह फैली फ्रांस में, और ये कहाँ फैली, पेरिस में फैली, और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। और बात है 14 जुलाई 1789 की, सैकड़ों लोगों का एक समूह ने बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। अब इन्होंने जो है इस भीड़ ने, जब यह आतंक माहौल था तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, और इन लोगों ने क्या किया कि ये जो है बास्तिल का, वहां पे बास्तिल का दुर्ग था, बास्तिल का किला, उस किले को तोड़ डाला। अरे बास्तिल किला जो है किस चीज का प्रतीक माना जाता, राजा की निरंकुशता का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि किस बात का प्रतीक माना जाता, राजा की निरंकुशता का प्रतीक माना जाता है। राजा क्या करता था, यहाँ पे जो वहां पे शासक था वो क्या करता था कि जो वहां के राजनीतिक कैदी थे, जो भी राजा के खिलाफ आवाज उठाते थे, शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको इस किले में कैद कर देता था। एक तरफ से निरंकुशता का प्रतीक था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तोड़ डाला जहां भारी मात्रा में।
अब इन लोगों ने जो है, ये जो भीड़ है, इन्होंने इसको क्यों तोड़ा? इन्होंने जो है इसलिए तोड़ा कि भारी मात्रा में इनको ये ये थी संभावना की वहां पे गोला बारूद मिलेगी, लेकिन उस हिसाब से वहां पे मिले नहीं। और जो वहां पे राजनीतिक कैदी थे उनको भी वो छुड़ाना चाहते थे, और वहां पे राजनीतिक कैदी थे तो वहां पे बहुत कम राजनीतिक कैदी थे, 7 ही राजनीतिक कैदी थे उनको ही, लेकिन उन्हें विश्वास था कि बहुत सारे होंगे वहां पे, लेकिन वहां पे 7 ही राजनीतिक कैदी थे। हथियारों पर कब्जा की इस सशस्त्र लड़ाई में जो है बास्तिल का जो कमांडर था, किले के कमांडर, वो भी मारा गया और कैदी छुड़ा ले गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक, अब ये निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था ये वास्तिल किला। वास्तिल किले लोगों की घृणा का केंद्र था, इसे लोग घृणा करते थे। जैसे जो है हमारा उत्तरकाशी, ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, तो उत्तरकाशी और पहले टिहरी डिस्ट्रिक्ट जब एक हुआ करता था, और अभी भी उत्तरकाशी की जो है जेलों, यहाँ पे जो है बड़ी जेल जो है टिहरी में है, तो अभी भी लोग जो है टिहरी के नाम से डरते हैं, या टिहरी जो है एक डर नहीं, मतलब एक जो है राजा के टाइम से वहां पे टिहरी की जेल में किसी को डाल दिया तो एक तरफ से घृणा करते हैं। तो लोगों को जो है कहा जाता है, कई बार लोग जो है लड़ाई में कह देते कि टिहरी शब्द को ले लेते, तो ऐसा कोई वो बात नहीं, लेकिन फिर भी एक जो है यहाँ पर इसलिए किले को ढहा दिया गया है। इस कारण जो है, जो ये बास्तिल किला है लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए लोगों को किला को क्या, लोगों ने किला को क्या ढहा दिया, और ये जो है वैसे हथियारों की उसमें खोज में गए थे उधर कि हथियार वहां से मिलेंगे, क्योंकि अब सीधे जो है संघर्ष किससे होगा, टक्कर किससे होगा, राजा की साइंस होगा, इसलिए लोगों को हथियार चाहिए थे। गया और उनके अवशेष बाजार में उन लोगों को, अब ये बास्तिल किला था जो ये है, इस बास्तिल किले जब जो है ढहा दिया गया, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके जो अवशेष थे, इस किले के अवशेष जो है उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे शौकीन लोग होते जो है अवशेष को, अब क्योंकि राजा का किला है तो उसके जो है अवशेष को बहुत सारे लोग, तो ऐसे लोग भी थे जो उसको खरीदना चाहते थे, बहुत लोगों को उनको इन जो है आंदोलनकारियों ने उनको बेच दिए इस किले के अवशेष। 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो ये कब फ्रांस की गद्दी पे बैठा? 1774 में बैठा। और इससे पहले जो है लुई एक जो है लुई जो यहाँ पे बुर्बो वंश है, प्राचीन, बहुत प्राचीन राजवंश है फ्रांस में, और इसका लुई 14 एक सीरियल है, लुई 13वां 14वां 15वां, ये 16 क्रम का है। तो जो लुई 14 था वो भी जो है निरंकुश शासक था, वो भी जो है एक अत्याचारी शासक था। और ये जो लुई 14 था वो कहता था कि मैं ही राजा हूं और मैं ही शक्ति हूं, सब कुछ मैं ही हूं। और लुई जो है 15वां था वो भी उसी प्रकार का था, अपने पिता के जैसे ही। तो लुई 15वां जो शासक था उसने अपने मरते समय कह दिया था कि अब मेरे मरने के बाद जो है देश में जो है बहुत बड़ी घटना होने वाली है, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, उसे लग गया था। लेकिन ये जो लुई 16 था ये तब भी नहीं संभला, और यहाँ पर क्या हुआ, उस समय जिस समय राजगद्दी पर बैठा उसकी उम्र केवल 20 साल थी, और उसका विवाह किसे हुआ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ। बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो है इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो मेरी एंतोइनेट था, और ये कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अब ये जो है राज परिवार के लोग थे तो कहीं से भी शादी विवाह कर लेते थे, किसी देश से भी, और वहां के राजाओं से ही, राजा की लड़कियों से शादी करेंगे। तो 20 साल की उम्र में बैठ रहा है गद्दी पे, तो ये जो है कैसा होगा, ये जो है अयासी टाइप का बचपना है इसमें, और अभी इतना जो है परिपक्व नहीं है, तो ये जनता के मूड को नहीं समझ पाया। और ये भी जो है अयोग्य है, ये भी अयासी है, ये भी जो है एक तरफ से जो है काम नाम से इसे कोई मतलब नहीं है, जनता से इसे कोई मतलब नहीं है। और फिर जो रानी है, रानी भी देखते कि रानी इसकी कैसी है। तो जब राजारोहण इसका हो रहा है और रानी इसकी जो है जो मेरे एनोएनेत है, तो इस समय जब राजारोहण हुआ और जब जो है ये गद्दी पे बैठा, तो उस समय राजारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, क्योंकि इसके जो दोनों इसके पूर्वज है 14वां या 15वां, वो जो है अयोग्य थे और उन्होंने जो है राजकोष खाली कर दिया था, और वो इनकम के साधन कम थे लेकिन खर्च उनके ज्यादा थे। खाली पाए लंबे समय तक चलते युद्धों के कारण। अब युद्धों के कारण युद्ध में भी रहा, जो युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, जो भी संसाधन इसके वित्तीय संसाधन थे वो सारे नष्ट हो गए थे। और क्या हुआ, वारसाई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने
की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। और ये जो वारसे महल में रहता था शासक, वारसे महल क्या था, किस महल में रहता था, वारसे महल में। कौन सा किला इसका जो है ढहाया गया, कहां पर जो है इसके जो राजनीतिक कैदी इनको रखता था, तो ये जेल समझो, तो वो जो है वास्तिल का किला था। तो वारसा महल के जो है वारसा के विशाल महल और दराज दरबार की जो शान शौकत बनाए रखने में ये क्या करता था, फिजूल खर्ची करता था। देश जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा था, राज्य इसका आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन ये जो है इसकी दरबार की शान शौकत कम नहीं हो रही थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बंटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। अब यहाँ पे देखो कि जो इस जो है ये 3 वर्ग हम देखते हैं, जो है फिजूल खर्ची। अब इसकी जो रानी थी मेरी एनेत, ये भी जो है फिजूल खर्च करने वाली थी, तो ये भी जो है अनावश्यक खर्च करती थी, ये जो है फिजूल खर्ची थी। और जब जो है फ्रांस में क्रांति हुई तो वहां के जो है जो जन सामान्य लोग थे, कृषक लोग थे, जब वो शहरों उसमें सड़कों में आई, वहां जो है राजा के दरबार में वो नारे लगाने लगा, या राजा के जो मंत्री है इनके सामने जब नारे लगा लेगी, तो जब जो है रानी ने जब उसे पूछा भाई क्या चाहिए, रानी ने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने रोटी रोटी के जब नारे लगा रहे थे, तो इसने कहा था कि रोटी नहीं तो केक खा लो। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 18वीं सदी में फ्रांस समाज 3 स्टेट में बंटा हुआ था, यानी जैसे हमारे यहाँ वर्गों में बंटा हुआ है समाज, वैसे यहाँ पे स्टेटस में बंटा हुआ था, स्टेटस में बंटा हुआ था। और यहाँ पे कहा जा रहा है केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही टैक्स देते थे। 3 स्टेट में बंटा हुआ है, 3 स्टेट में पहला जो है प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग है, ध्यान रखना आप लोग, पहले स्टेट में कौन है, पादरी वर्ग। पहले स्टेट में कुलीन वर्ग ने, पहले में पादरी वर्ग है, ये विशेष अधिकार वाले हैं। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग है, ये भी इनको विशेष अधिकार है, इनको जन्म से विशेष अधिकार है, इनको टैक्स से छूट है, ये पादरी वर्ग को भी टैक्स से छूट है। और तीसरा स्टेट और संपत्तिवान यही लोग हैं, और जो कमाने वाले हैं उनको जो है टैक्स भी देना पड़ता, उनके पास संपत्ति नहीं। तीसरा स्टेट, जो तीसरा स्टेट है, ये भी जो है जो तीसरा स्टेट है यही जो है टैक्स देता है, यही जो है कमाने वाले हैं। तो ये यहाँ पर जो तीसरा स्टेट है ये भी 3 भागों में है, और 3 भागों में तीसरे स्टेट को देखोगे तो पहले भाग में इसमें बहुत कम लोग हैं, नहीं यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाए 2 लोग हैं, यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे जो है 6, तो यहाँ पर जो है पहले में दिखाया जा रहा है इसमें भाग में यहाँ पे कि पहले में बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, यानी थोड़ा मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वकील है, टीचर है, ये सब इसी में आ जाएंगे। और पढ़े लिखे लोग भी है, विद्वान लोग भी है इसमें। दूसरे में कौन है, किसान है और कारीगर है। जबकि ऊपर वाले में जो है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि ये लोग हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे में किसान और कारीगर लोग हैं, और तीसरे में छोटे किसान, यानी किसान एक किसान ये है, लेकिन तीसरे वाले में जो छोटे वाले किसान वो तीसरे में है, और यहाँ पे भूमिहीन मजदूर, नौकर इत्यादि ये जो है तीसरे उसमें है, तीसरे वर्ग में है। यहाँ पर जो है जो स्टेट है ये 3 स्टेट में, लेकिन तीसरे स्टेट में 3 भागों में बंटा हुआ, ये तीसरे भाग में है, ये सबसे नीचे है। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जमींदारी व्यवस्था थी, वैसे यहाँ पर फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। पूरी आबादी में लगभग, अब जो पूरी फ्रांस की जनसंख्या थी उनमें 90% जो है किसान थे, लेकिन ये भूमि के मालिक नहीं थे। जो 90% किसान है भूमि के मालिक नहीं, किसानों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन जमीन के मालिक जो किसान है उनकी संख्या बहुत कम थी, जमीन बहुत कम उनके पास। 90% तो किसान है वहां की पूरी जनसंख्या का, और जमीन के मालिक बहुत कम है। लगभग 60% किसान जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। तो तीसरे स्टेटस में हमने जो सबसे ऊपर रैंक में देखा अमीर लोग, उनका अधिकार है 60% भूमि पे। इस 60% भूमि कुलीनों का है, चर्च का है। जो इन कुलीनों को कृषि से कोई मतलब, खेती ये नहीं करते हैं, लेकिन ये खेतों के मालिक यही है, भूमि के मालिक है। चर्च जो है ये खेती नहीं, ये जो है इसके मालिक यही है। तीसरे स्टेट के जो अमीर लोग हैं ये भी खेती नहीं करते, खेती के मालिक ये है। प्रथम 2 स्टेटस, जो प्रथम 2 स्टेटस है, पहले जो है पादरी वर्ग है, दूसरा कुलीन वर्ग है। तो जो ये 2 स्टेटस है, कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग
कि लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, इनको जन्म से प्राप्त है। अभी जैसे हमारे समाज में है, जन्म से अधिकार मिल जाते हैं। ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण बन गए, उसे जो पूजा पाठ या दूसरे इस प्रकार के अधिकार ये जन्म से थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार क्या था उनको? सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। जैसे जो है कुलीन परिवार में जन्म लिया, वो जो है उसको राज्य से टैक्स से छूट है, और जैसे जो है यदि पादरी वर्ग में वहां पे जन्म लिया तो उसको जो है टैक्स से छूट मिल गई है। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे, जैसे मैंने अभी जो है कहा कि यदि किसी की, तो अब यहाँ पे आप लोग देखना लिब्रे, तो लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। तो लिब्रे यदि आते, लिब्रे क्या थी? स्टेटस, क्रांति पूर्व फ्रांस समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत की को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। क्रांति से पहले श्रेणी थी स्टेटस। और पादरी वर्ग क्या थे? उच्च चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह थे, पादरी वर्ग थे, जैसे हमारे जो है ब्राह्मण है। अच्छा, टाइड और टाइल, ये इन शब्दों को आप ध्यान रखना, इस पे प्रश्न पूछे गए हैं कि टाइड क्या था। पिछले एलटी के पेपर में ये शब्द पूछा गया था, ये समझना आपकी इसी बार जो है विश्व के इतिहास से प्रश्न है। पिछले बार भी ये प्रश्न था कि टाइड क्या है, तो आप लोग जो है ध्यान रखना, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, जो चर्च वसूल करता था कर, ये टाइड कहलाता। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। तो ये जो है कृषि उपज का 10वें हिस्से के बराबर होता था टाइल। और टाइल क्या था? जो टाइल था ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। तो टाइड और टाइल, तो टाइड एक को जो है, एक राज्य से, एक चर्च से, लेकिन इनमें जो है ये टाइल है, टाइड है, एक को याद कर लेना, दूसरा जो है वैसे अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक को याद कर लेना कि जो टाइड है चर्च से वसूला जाने वाला कर है, दूसरा सीधे सीधे अपने आप हो जाएगा, जो टाइल है वो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर है। एक को आप लोग जो है याद कर देना कि एक को, और दूसरा जो है इतना आप लोग जरूर रखना कि दूसरा जो है राज्य को दिया जाने, एक जो है जो ये चर्च द्वारा वसूला जाता है, एक धार्मिक प्रकार का कर है, और दूसरा जो है ये टाइल है, ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला। लेकिन एक कितना था? ये जो है जो टाइल था, जो चर्च द्वारा वसूला जाता था, किस उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा, अब यहाँ पे लिखा हो चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर, इस प्रकार का हो सकता है कि टाइद किस प्रकार कर था? धार्मिक कर। तो ये इसी प्रकार से पूछा टाइद किस प्रकार कर था, तो ये धार्मिक, ये ही इसी प्रकार से पूछा होता। इन करों में टाइल एक कैसा था? टाइल था जो है प्रत्यक्ष कर, और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी, वैसे और भी अनेक अप्रत्यक्ष कर भी थे फ्रांस में, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण कर थे। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़ करके 2.8 करोड़ हो गई है। ये थोड़ा समझने के लिए है कि पहले 15 में इतनी थी, और 89 में जब क्रांति हो रही है तो जो है 2.8 से 2.8 तक बढ़ गई है। तो यानी जो है उनको रसद भी ज्यादा चाहिए, उनको सुविधाएं भी ज्यादा चाहिए, उनको जो है कपड़े इत्यादि, आवास इत्यादि सब चीज ज्यादा चाहिए। तो जनसंख्या यहाँ पे बढ़ रही, तो संसाधन भी ज्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि परिणाम तो क्या हुआ? अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। जिस प्रकार से अनाज का उत्पादन होता है, मांग जो है, अनाज उतना उत्पादन हो, तो मांग जो है जितनी ज्यादा थी उससे ज्यादा बढ़ रही। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। अब 18वीं सदी में कहा जा रहा है कि एक नया सामाजिक समूह वहां पे उदय हो रहा है, जो वकील है, जो हमने तीसरे स्टेटस में देखे, वहां पर जो है जो ऊपर वाले जो थोड़ा संपन्न लोग थे, संपन्न थे, वकील है, टीचर है, या जो है बड़े व्यवसायी है, ये मध्य वर्ग बन गए वहां पे। और जिससे वहां पर क्या हो गया? मध्य वर्ग, जिससे जो है वहां पे मध्य वर्ग कहा जाने लगा, जिसने फैलते समुद्र पारे व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। तो इन्होंने संपत्ति कैसे अर्जित की? व्यापार से अर्जित की इन्होंने। तीसरे स्टेटस में इन सौदेगारों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पैसे वाले लोग भी शामिल थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये व्यापारी लोग थे, इनके अलावा कौन भी थे वहां पे? तो तीसरे स्टेट में वहां पे जो है इन सौदागारों अपेक्षा जो प्रशासनिक सेवा करने वाले, जैसे वकील या टीचर या डॉक्टर इत्यादि, ये, लेकिन एक क्या हो गए? ये मध्य वर्ग में ही आ गए सारे।
ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। अब ये सारे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, ये बड़े व्यवसायी है जो है विदेशों से व्यापार कर, तो ये मानने। और उस समय तक क्या हो गया था कि बहुत सारे 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो है पुनर्जागरण हो रहा था, पुनर्जागरण काल चल रहा था। और उस समय तक बहुत सारे यूरोपीय देशों में जो है संवैधानिक अधिकार दिए जा रहे थे, बहुत सी जगह जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म हो रही थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो रही थी, संवैधानिक व्यवस्था हो रही थी। तो इस समय जो है ये लोग ये मानते स्वतंत्र समान नियमों तथा समान अधिकारों के विचार पर आधारित समाज की यह कल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर जो है क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ दार्शनिक उस समय जो है जन्म लेते हैं, जैसे मोंटेस्क्यू है। तो मोंटेस्क्यू ने क्या कहा है कि उन्होंने जो है जो विचार दिए उस समय, उन्होंने दिया है सरकार का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। तो उस समय जो है वो भी फ्रांस में वॉल्टेयर है, तो वॉल्टेयर ने जो है उस समय कहा कि कोई राजा जो है किसी पास के दैवीय अधिकार इत्यादि कुछ नहीं होते हैं, तो वो जो है उसने भी विरोध किया। इधर जो है रूसो ने भी, इधर जो है यहाँ पर जॉन लॉक भी है। तो इन्होंने जो है ये अपने विचार प्रस्तुत किए, इन्होंने स्वतंत्र समानता की जो है बात की, और अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राज्य के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का क्या कर दिया, खंडन कर दिया। और जनता में जो है और जागृति आ गई है, और जो है जनता जो है विद्रोह कर ये जो है क्रांति के जो है इन्होंने क्या कर दिया, क्रांति की जो है यहाँ से बीज पनप या बीज जो है पनप गया, जो है यहाँ से आग भड़कने लग गई। तो इन विचारों से भी रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच क्या किया, एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा कि ये जो है जो सरकार है सामाजिक अनुबंध पर आधारित होनी चाहिए। ये जो है जो सरकार है ये कैसे होनी चाहिए कि इसके साथ एक अनुबंध होना चाहिए कि जब जो है यदि राजा कोई गलत कर रहे हैं, राजा जो है जनता के लिए जनता के द्वारा बनाए जाना चाहिए, और यदि गलत करता है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज, इन पुस्तकों को भी ध्यान रखना, इसी में नहीं किसी और में, जैसे जो है यहाँ पे लॉ की पुस्तक है, इधर जो है मोंटेस्क्यू की है, स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, और इन्होंने क्या कहा कि जो है विधायिका का कार्य अलग होना चाहिए, विधि निर्माण कौन करे, कार्यपालिका का काम अलग, न्यायपालिका एक ही व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, राजा के पास ही, तो वो सब कुछ ये सब काम कर रहे हैं, न्याय वही कर रहा है, कार्यपालिका काम वही कर रहा है, विधायिका का कार्य भी वही कर रहा है। फ्रांस सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। अब यहाँ पे जो है एक जो है प्रतिनिधि सभा थी, स्टेटस जनरल, और इस सभा इसकी जो है बैठक जो है कई वर्ष हो गए थे, 1680 के लगभग बुलाई गई थी, और उसके बाद जो है उसकी कोई बैठक नहीं बुलाई गई, और लोग उस सभा को जो है भूल ही गए थे। तो अब जो है जब फ्रांस के सम्राट के लगा कि अब जो है स्थिति खराब हो रही है, और जो है टैक्स बढ़ाने चाहिए, ताकि जो है जो राज्य के खर्चे चलाने के लिए, तभी राज्य खर्चे चलाए जा सकते हैं, और राज्य की जो है एक व्यवस्था को जो है सही से चलाया जाए, जब जो टैक्स बढ़ाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए, कि ये नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन चाह रहा था। और इस जो है ये जो यहाँ पर एक संस्था थी स्टेटस जनरल, इसकी बैठक बुलाना चाह रहे हैं। 5 मई को इसने बुला ली है, बुलाने क्या चाह रहा है, बुला ली है। और ये 5 मई 1789 को बुला रहे हैं। तो कुछ लोग जो है फ्रांसीसी क्रांति की यहीं से ही शुरुआत मानते हैं, इसी दिन से, और कुछ लोग 14 जुलाई 1789 से मानते हैं। लेकिन 1789 से अलग अलग ढंग से आएगा क्वेश्चन की जो है वास्तविक को लेकर पतन कब हुआ, और जो है लुई 16 ने स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई। तो 5 मई 1789 को बुलाई। और क्यों बुलाई है, नए करों के जो है अनुमोदन के लिए बुलाई, कि अब नए कर बढ़ाना चाह रहा था। ये जो है बैठक हुई है, कहाँ भी हुई, प्रतिनिधि की मेजबानी के लिए वार्सा के एक आलीशान भवन को सजाया गया।
तो वारसाई के महल में जहाँ पे राजा बैठता था, उसी भवन के वारसाई के एक भवन को, यहीं पर एक भवन को बुलाया, सजाया गया, बढ़िया से सजाया गया। अच्छे पानी, अच्छी जो यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की, ताकि जो है सीधे राजा के जो टैक्स वाला जो ये प्रस्ताव है इसका जो है अनुमोदन हो जाए और आसानी से जो है ये टैक्स बढ़ाने के यहाँ पे हो जाए। अब पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने में 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। अब जो हमने 3 स्टेट्स देखे फ्रांस में, 3 स्टेट देखे, प्रथम स्टेट पाद्रीबर्ग, दूसरे स्टेट जो है कुलीनबर्ग, और तीसरे स्टेट जो है जिसमें जन सामान्य लोग आते हैं वो देखा है। और उसमें वो भी 3 भागों में बंटा हुआ था तीसरे स्टेट। तो इसमें प्रत्येक स्टेट से 300 लोग जाते थे, यानी टोटल 900 लोग जाते थे। और प्रथम स्टेट से 300 लोग इधर बैठ गए, 300 लोग दूसरी स्टेट से इधर से बैठ गए, ये आमने सामने बैठते थे। और जो ये 600 लोग हैं इसे, अच्छा, प्रथम स्टेट से 300 लोग, सेकंड स्टेट से 300 लोग, 600 लोग, और थर्ड स्टेट से 600 लोग आते थे, थर्ड से आते थे 600 लोग। अब ये तो बैठते थे आमने सामने, और वो जो 600 लोग थे ये इनके पीछे खड़े रहते थे, उनके लिए किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन वो जो तीसरे स्टेट से जो लोग जाते थे वो पढ़े लिखे लोग जाते थे, बुद्धिजीवी लोग जाते थे, जन सामान्य कोई लोग तो जाएंगे नहीं। तो तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए, ये इनके पीछे खड़े किए गए। अब देखो, अब क्या होगा, तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि तो उसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किन किन लोगों का सभा में प्रवेश वर्जित था? किसानों का, औरतों का और कारीगरों का, जबकि तीसरे स्टेट में आते थे, लेकिन इनका सभा में जो है प्रवेश वर्जित था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। ये जो पहला स्टेट है इसको, ये जो है इसके पास 300 प्रतिनिधि है, इसके पास भी 300 प्रतिनिधि है, और इन दोनों को मिलाकर के इनके पास जो ये तीसरा स्टेट है, दोनों मिलाकर नहीं बल्कि ये जो तीसरा स्टेट है इसके जो है 600 प्रतिनिधि है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर है कि प्रत्येक स्टेट को एक मत देने का अधिकार था, एक ही वोट देने का अधिकार था। तो इसके पास प्रतिनिधि 600 है, लेकिन वोट एक दे सकता है। इसके पास जो है 300 प्रतिनिधि, ये भी एक वोट दे सकते हैं। इसके पास 300 प्रतिनिधि है, ये भी एक वोट दे सकता है। तो इसके एक और एक वोट जो प्रथम और द्वितीय स्टेट है, इनको तो ये देखो सारी सुविधाएं हैं। एक जो है कुलीनबर्ग वाले, दूसरे पाद्रीबर्ग वाले वो राजा के ही जो है खिलाफ तो देंगे नहीं, राजा के पक्ष में देंगे। तो इनके 2 वोट आ जाएंगे, इसका एक ही वोट होगा, जबकि इनके प्रतिनिधि बराबर है। और हो सके जो है यदि सबको एक एक वोट देने का अधिकार दिया जाता तो हो सके इनके पास ज्यादा वोट हो जाते, ये इनके पास किसी के पास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है इनके 2 वोट होने हैं, और इसके जो है एक ही वोट होने, और प्रस्ताव किसके पक्ष में आ जाएगा, जो राजा ने जो प्रस्ताव रखा है उनके जो है वो प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। तो 20 जून को ये प्रतिनिधि, अब इन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, और इन्होंने क्या कर दिया, उस जो सभा थी, ये तीसरी स्टेट ने उस सभा का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे वोट, और हम जो है उस सभा का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। और क्या हुआ, उसी समय जो है, जो ये 5 मई की बात थी, जिस दिन जो है राजा ने ये जो है बैठक बुलाई है, उसके बाद इन लोगों ने, ये सारे लोग जो है जो तीसरी स्टेट के लोग थे, 20 जून को ये प्रतिनिधि वारसाई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। तो 20 जून को ये प्रतिनिधि वारसाई के जो है इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, और वहां पर क्या किया उन्होंने जो है वहां पर क्या किया, वहां पर इन्होंने जो है नेशनल कोर्ट की, वहां पर जो इंडोर वारसाई के इंडोर टेनिस कोर्ट है, वहां पर इन्होंने शपथ ली कि जब तक जो है हमें अधिकार नहीं मिलते हैं, हमारे लिए जो है विधायक या जो ये 3 बात इसने क्या है, ये मॉन्टेस्क्यू ने की है, विधायक का कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग नहीं होती है, राजा हमें विशेष अधिकार नहीं देते, हमें स्वतंत्रता जो समानता का अधिकार नहीं देता है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम जो है आंदोलन चलाते रहेंगे, तब तक हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। तो उस चीज की शपथ लेते हैं, तो उसे कहते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। तो टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली जाती है, 20 जून 1789 को। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना कि टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली जाती है, 20 जून को। ये भी प्रश्न जो है बन सकता है। और अब यहाँ पे आगे देखते हैं
उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जब ये जो है ना टेनिस कोर्ट की शपथ ली तो इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दी। यहाँ पर इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। ये आप लोग ध्यान रखना। उनका अब इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? जो ये थर्ड स्टेट वाले थे, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? इनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। इन दो लोगों ने किया। और ये दो लोग कौन थे? इन लोगों को जो है मीराबाई का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वहां सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। ये जो है कुलीन वर्ग वाला है। अब देखो, यदि उनको जो है एक एक वोट देने का अधिकार होता सबको, सारे प्रतिनिधि को, तो इस प्रकार के लोग उनके साथ होते और जो प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले वो नहीं जीते, बल्कि तृतीय स्टेट वालों की जीत होती। और जो है आबे से कौन थे? तो आबे से मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी। तो इसने जो है ध्यान रखना आप लोग, तीसरा स्टेट क्या है ये किसने लिखा? तो आबे से ने लिखा। और ये कौन था? ये पादरी था और ये तीसरे स्टेट का नेतृत्व कर रहा था। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे देखते हैं। 1774 में हमने देख लिया लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था, क्योंकि वो जो है खाली हो रहा था। खाली भी था, उसके बाद जो है फ्रांस कहाँ जा रहा है? अमेरिका जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उनको स्वतंत्र करवाने जा रहा है, वहां पर भी युद्ध में खर्च हो रहा है। बहुत सारे कारण हैं। और 1789 में स्टेटस जनरल का आह्वान, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है, तीसरा स्टेट करता है नेशनल असेंबली का गठन। ये जो है तीसरा स्टेट जो है क्या करता है? नेशनल राष्ट्रीय असेंबली का गठन करता है। गठन करते बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों। 1791 में क्या होता है? सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। तो 1791 में क्या बनाया जाए? सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? संविधान बनाया जाता है। 1791 में वहां पे संविधान बनाया जाता है। 1792-93 में क्या होता है? फ्रांस गणराज्य बनता है। इस समय जो है फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। तो राजा को जो है राजा का सर कलाम किया जाता है और राजा को जो मृत्युदंड दिया जाता है। जोकोविन गणराज्य का पतन, और यहाँ पे जो है जोकोविन जो गणराज्य है उसका भी पतन हो जाता है। जो यहाँ पे जो गणराज्य बन चुका है उसका भी पतन हो जाता है। कुछ समय के लिए गणराज्य बनता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन है और यहाँ पर जो है क्या हो जाता है? इस गणराज्य की जगह डायरेक्टरी का शासन होता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 में और यूरोप के विशाल भूखंड पर कब्जा कर लेता है। तो 1804 में 1804 में सम्राट बनते हैं और यूरोप के जो है बहुत जो है क्षेत्रों को जीता है। और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में हार हो जाती है और इसको सेंट हेलेना के द्वीप में क्या किया जाता है? उसे कैद करके सेंट हेलेना के द्वीप में जेल में डाल दिया जाता है। वहीं पे उसकी 1821 में मृत्यु हो जाती है। 6 साल बाद उसकी मृत्यु होती है। 4 अगस्त 1789 की रात को 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। अब जो नेशनल असेंबली बन गई, जो तृतीय स्टेट वाले इकट्ठे हुए थे, इन्होंने कहा कि हम ही नेशनल असेंबली है। और नेशनल असेंबली ने क्या किया? 4 अगस्त 1789 को रात को पूरी रात भर इनकी मीटिंग चलती रही और इन्होंने क्या किया? जो ये है करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को उन्मूलन, जो ये जो टैक्स ले रहे हैं, ये जो है इस प्रकार की व्यवस्था है, इसके उन्मूलन चाह रहे हैं और इन्होंने ये आदेश पारित कर दिया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। ये हमने इसमें भी देखा कि ये जो संविधान का प्रारूप पूरा कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है संविधान में क्या हो गया? फ्रांस में संविधान बन गया और इन्होंने क्या कर दिया? 1791 में संविधान बन गए। अभी राजा चल रहा है, राजा को हटाए नहीं गए। वास्तिल का दुर्ग पतन हो गए, राजा को जो है हटाए नहीं गए। राजा को क्या कर दिया? वहां पे संविधान बना करके राजा को यहाँ पे 1791 में संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया। यानी राजा अब संविधान के हिसाब से चलेगा। नींव पड़ गई। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। तो 1791 ने कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया? अब राजा को नहीं, बल्कि नेशनल असेंबली को दे दिया है।
नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। और इसका जो चुनाव है वो कैसे होता था? इनडायरेक्ट होता था, डायरेक्ट नहीं होता था। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे चुनी जाती थी कि नेशनल असेंबली को जो है सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था। और यहाँ पे आप ये जो अप्रत्यक्ष रूप से, इससे पहले आप समझ लीजिए कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक में वहां पे नागरिकों को बांट दिया। और किन को सक्रिय नागरिक आ गए? जो 25 साल से अधिक उम्र वाले हैं, जो टैक्स देते हैं। और कितना टैक्स देते हैं? जितने 3 दिन की मजदूरी है उसके बराबर टैक्स देते हैं। तो जिन्हें उन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया, इनको सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, उनको सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। और वो 25 साल से अधिक उम्र के थे और उनको सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया और उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक, और इसके अलावा जो नागरिक है 25 साल से कम वाले और जो इतना टैक्स नहीं देते, उनको निष्क्रिय नागरिक में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते। तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे चुने जाते थे कि एक जो है चुनाव के लिए एक जो है कमेटी टाइप की बनी हुई थी, उसमें से पहले जो है जो ये सक्रिय नागरिक थे पहले जो है वो उनको चुनते थे। और वो लोग फिर जो है वो अपने में से, जैसे हमारे यहाँ अभी होता है कि हम जो है विधायकों को चुनते हैं और विधायक जो है फिर जो है जैसे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो इसी प्रकार से होता था। तो संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। अब संविधान वहां पर जो आप लोग देखेंगे कि किसके साथ शुरू हुआ, तो यहां पर है कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। इस बात को आप ध्यान रखना कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। यहाँ पर कुछ जो है प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, यदि इनसे भी जो है कोई प्रश्न बनते हैं राजनीतिक प्रतीक चिन्ह इनके यहाँ पर क्या मायने थे, तो ये भी जो है आप लोग नोट करना या ध्यान रखना कि किस चिन्ह का क्या मतलब था। तो 18वीं सदी के ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए क्या होते थे, छपे हुए शब्दों के बजाय क्या अक्सर आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। वो बोरबियो ने अपनी पेंटिंग में जो है अधिकारों घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे जो है टूटी हुई जंजीर दिखाई गई है, टूटी हुई जंजीर दिखाई गई। टूटी हुई जंजीर है दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। और टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। तो ये जो टूटी हुई है, इनको बांधने के लिए, दासों को बांधने के लिए इन जंजीरों का प्रतीक किया जो है प्रयोग किया जाता था। ये जो टूटी हुई दिखाई गई, तो इसका मतलब दास क्या हो गए, अपने दासत्व से मुक्त हो चुका है। तो ये जो है दासत्व से मुक्ति का प्रतीक था। यहाँ पे छड़ी का जो है बर्छीदार गट्ठा दिखाया गया है। यहाँ पर छड़ी, ये जो है छड़ी का एक गट्ठा है, ये गट्ठा बांध रखा है और ये जो है इसके सामने ये बर्छी है। तो अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठे को नहीं। एकता में ही बल है। तो ये एकता में बल का प्रतीक है कि जो है अकेले को आसानी से, लेकिन यदि गट्ठे में बांध दिया तो उसको नहीं। अब यहाँ पर दिखाए गए त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंख, ये त्रिभुज है और इसके अंदर रोशनी बिखरती आंख दिखाई गई है। तो सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक, ये ज्ञान का प्रतीक दिखाया गया है। और सूर्य की किरणें, यहाँ पर जो है ये सूर्य की किरणें ऐसे दिखाई गई है। तो सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देगी। तो यहाँ पे जो है क्या दिखाया गया, राजदंड दिखाया गया, ये राजदंड दिखाया गया है। तो साई सत्ता का प्रतीक ये दिखाया गया, राजदंड जो है साई सत्ता का प्रतीक दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है सांप को दिखाया गया है और सांप जो है अपनी पूंछ को जो है अपने मुंह में ही दबाए हुए, तो अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप जो है ये सनातनता का प्रतीक। और ये जो है ये अंगूठी है, लेकिन अंगूठी में सांप को दिखाया गया, तो ये अंगूठी जो है ये सनातनता का प्रतीक दिखाया गया। यहाँ पर जो है लाल फ्राइजियन टोपी दिखाई गई। तो एक क्या दिखाई गई, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। तो जो दास स्वतंत्र हो जाते थे वो इस प्रकार की लाल टोपी वहां पे पहनते थे, लेकिन पुरुष ही पहनते थे, महिलाएं नहीं पहनती थी। क्या जो है दास स्वतंत्र होने के बाद जो है पुरुष महिला दोनों प्रकार के, दोनों जो है लोग लाल टोपी पहनते थे। तो नहीं, है किस प्रकार की टोपी पहनते थे, किस कलर की, तो लाल है यार। तो नीला सफेद लाल, यहाँ पे जो है इसमें नीला सफेद लाल कुछ कलर इसमें दिखाए गए हैं। तो फ्रांस के राष्ट्र रंग है ये, नीला सफेद लाल जो है फ्रांस के राष्ट्र रंग है। नैनो वाली स्त्री यहाँ पे दिखाई गई। तो कानून का मानवीय रूप दिखाया गया है, ये कानून का मानवीय रूप दिखाया गया है। और विधि पट यहाँ पे दिखाया गया, ये जो है पट दिखाया गया है, इसमें जो है कुछ लिखा हुआ है। तो विधि पट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में
सब बराबर है। तो ये इसमें दिखाया जा रहा है। अब हम देख रहे थे वहां पे जो है संवैधानिक राजतंत्र वहां पे बन गया था फ्रांस में, और संविधान के हिसाब से वहां पे चल रहा है। जोकोविन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जोसेफ के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। तो यहाँ पर जो है दो महत्वपूर्ण जो है संगठन, महत्वपूर्ण सक्रिय संगठन थे, और उनमें एक संगठन था जोकोविन क्लब। और इस जोकोविन क्लब की जो है सदस्यता जो है टीपू सुल्तान ने भी ले रखी थी। टीपू सुल्तान जो है फ्रांस से प्रेरित था और इस जोकोविन क्लब से वो प्रेरित था। तो ये जो है जोकोविन क्लब जो यहाँ पर और ये सक्रिय था, इसके जो है ये जिसका नाम क्या है, पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जोसेफ के नाम पर पड़ा था। ये क्या हो गया, एक राजनीतिक वहां पे अड्डा बन गया था, अखाड़ा बन गया। जोकोविन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्सों से आते थे। एक कहां से आते थे, जो ज्यादा समृद्ध लोग नहीं थे वो वहां से आते थे। और इनमें से कौन लोग इसमें थे, तो छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर ये शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। अब एक जोकोविन जो क्लब था, इसका नेता इस समय जो है रोबेस्पियर था। रोबेस्पियर आप ध्यान रखना, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, लेकिन आप रोबेस्पियर जो है, रोबेस्पियर जोकोविन क्लब का जो है नेता कौन था, तो रोबेस्पियर था। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए इस बीच में, और ये जो है ये सत्ता फिर अपने पास ले लेता है कुछ समय के लिए, या वहां पर इस समय का जो इसका जो शासन आता है उस समय जो है आतंक राज कहा जाता है। तो जोकोविनों को सौ कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। अब इनको जो है किस नाम से जाना जाता, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना कि सौ कुलांत के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ क्या था, बिना घुटने वाले। तो बिना घुटने वाले जो है ऐसे वो कपड़े पहनते थे, जो बिना घुटने वाले, यानी वो जो है ऊपर से नीचे तक वो होते थे, इस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो खैर स्त्री पुरुष जो है अलग अलग कपड़े पहनते। सौ कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, और ये लाल रंग की टोपी पहनते, लेकिन महिलाएं नहीं पहनती थी। हाँ, इसमें जोकोविन जो महिलाएं होगी वो तो वो पहनेगी, लेकिन जो है जो दास से मुक्त हो जाते थे, वो जो है लाल रंग की टोपी नहीं पहनते। 1792 की गर्मियों में जोकोविनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसा विद्रोह की योजना बनाई। अब ये जोकोविन क्लब है, इन्होंने क्या बनाई है, यहाँ पर एक विद्रोह जो है योजना बनाई है। और वो क्यों योजना बना रही है कि ये जो है फ्रांस में जो है खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, क्योंकि अब वहां पे जो शासक है और जो वहां पे जो है संवैधानिक राजतंत्र है वहां पे है, तो तब भी यहाँ पर ये स्थिति थी। तो इन्होंने अब जो है ये विद्रोह की वो बना रहे हैं जोकोविन क्लब कि अब जो है विद्रोह किया जाए। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, खुद राजा को कई घंटों तक। अब इन्होंने 10 अगस्त को 1792 10 अगस्त को इन्होंने क्या किया कि ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला, और राजा को जो है कई घंटों तक क्या किया, बंदी बना के रखा। लुई 16 की बात हो रही। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जो वहां पे जो असेंबली थी उसने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली थी, उसने शाही परिवार को जो है क्या कर दिया, जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि ये दल यहाँ पे जो है इस समय महत्वपूर्ण हो चुका था, इसकी जो है ये सबसे प्रभावशाली हो चुका था। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। अब इस समय क्या हुआ कि इस समय जो है राजा को जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर क्या गया, नए चुनाव करवाए गए, और 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, उनको सबको अब मत देने का अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रांस राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। राजतंत्र का यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे किस तरफ बढ़ता है, गणतंत्र की तरफ बढ़ता है। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो ये नवनिर्वाचित असेंबली थी, अब जो है
इसको कन्वेंशन का नाम दिया गया 21 सितंबर 1792 को। इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। 21 सितंबर 1792 को क्या कर दिया गया, वहां पे राजतंत्र खत्म कर दिया गया, राजा को जो है फांसी दी गई है और क्या कर दिया गया, यहां पर गणतंत्र कर दिया गया। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई 21 सितंबर 1792 को। ये 21 सितंबर को जो है, और जब कब दी गई इनको फांसी, कब दी गई, कब इनका गिलोटिन किया गया, तो 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो 21 जनवरी को इसको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई, राजा को जो है लुई 16 को फांसी दे दी गई, सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और जल्दी ही मेरी एंतो एनित का भी वही हश्र हुआ, और यही हाल, ये जो है यहाँ पर जो उसकी महारानी थी उसका भी यही हाल हुआ। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। इस समय सबसे जो है महत्वपूर्ण जो जोगोविंद क्लब है उसके पास ही वहां पे शासन व्यवस्था वो चल रही है। यहाँ पर जो है राजतंत्र से गणतंत्र घोषित कर दिया गया, और ये जो है जोगोविंद क्लब सबसे महत्वपूर्ण है, रॉबेस्पियर उसका प्रमुख है। तो इस समय के यहाँ पर इस समय क्या किया जा रहा है, जो भी जो है शासन के विरोध बोल रहा है, जो भी जो है शासन व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है, उसको सीधे जो है क्या किया जा रहा है, उसको फांसी दी जा रही है, उसको जो है सर कलाम क्या कर दिया जा रहा है, बुलेटिन किया जा रहा है। बुलेटिन एक मशीन बनी हुई थी, उस मशीन से जो है उसका सर कलाम कर दिया जाए। तो रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपना दी। यदि न्यायालय किसी को दोषी पाता तो बुलेटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था, तो उसका सर जो है कलम कर दिया जाता था और उसको सर काट दिया जाता था। तो यदि कहीं किसी को भी न्यायालय दोषी पाता था तो उसे गुलेटिन, तो गुलेटिन क्या है, और ये जो गुलेटिन मशीन है डॉक्टर गुलेटिन के नाम पे जो है इस मशीन का नाम पड़ा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना कि इस मशीन का नाम जो है गुलेटिन क्या है, किसके नाम पे थी। बुलेटिन दो खंभों के बीच लटकते और आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रॉबेस्पियर सरकार ने, अब जो यहाँ पे रॉबेस्पियर सरकार थी जिस समय, तो ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी। व्यवस्थाएं कुछ जो है जनता के लिए तो ठीक ही, जैसे जो है खाने पीने की वस्तुओं की जो है यहाँ पे राशनिंग हो गई है, और यहाँ पर जो है कीमतें फिक्स हो गई, अधिकतम कीमत फिक्स हो गई, उसके जो है अतिरिक्त कोई नहीं वो ले सकता था, कीमत नहीं ले सकता था। परंपरागत जो कुछ शब्द ऐसे थे, मॉन्स्यूर जैसे महाशय, यहाँ पर जो है महाशय इस शब्द जो है मॉन्स्यूर शब्द था, एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब क्या, अब वहां पे जो है फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को जो है क्या कहा जाने लगा, सितोयेन नागरिक एवं सितोयेन नागरिका से संबोधित किया जाने लगा। तो ये शब्द क्या है, इन शब्दों को भी आप ध्यान रखना कि इन शब्दों की जगह पे क्या बोला जा रहा है, ये सितोयेन क्या है, सितोयेन क्या है, तो ये शब्द भी आप लोग। चर्च को बंद कर दिया गया और उसके भवनों को बैराक या दफ्तर बना दिया गया, और चर्च को बंद कर दिया गया, चर्च इत्यादि जो है। अब वहां पर इसलिए वहां पे आतंक का जो है शासन उस समय कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी तरह तरह करने लगे। तो जो उसके समर्थक है वो भी जो है तरह तरह वो भी जो है डर गए थे। तो इतनी सख्ती से उसने अपनी नीतियों को लागू किया। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार किया गया। अब ये जो रॉबेस्पियर है इसको ही खुद जनता की मदद से, जो वहां पे दूसरा जो है संगठन था, दूसरा जो है दल था, उसके जो है लोगों ने रॉबेस्पियर को जो है खुद पकड़वाया, जनता की मदद से पकड़वाया, और इसे क्या कराया गया कि जो है इसे भी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया, और इसको जो है रॉबेस्पियर को भी 1794 में क्या किया गया, गुलेटिन किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और जोकोविन सरकार के पतन के जो है इसको भी जो है क्या कर दिया गया, इसका भी सर कलाम कर दिया गया। जोकोविन सरकार के पतन के बाद
मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब सत्ता किसके पास आई? ये जो है जोकोविन सरकार हो गई वहां पे खत्म, और 2 साल तक ही चलती वहां पे। तो इसके पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास, जो मध्य वर्ग का संपन्न तबका है उसके पास जो है आ गई, जो है वहां पे सत्ता आ गई है। और यहाँ पे क्या हो, नए संविधान के तहत, अब यहाँ पे नए संविधान के तहत संपत्तिहीन, यहाँ पे नया संविधान बना, इसके तहत क्या गया, संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। फिर से कुछ समय के लिए जब रोबेस्पियर की सरकार आती है वहां पे, उसी समय वहां पे जो है सबको मताधिकार दिया जाता है 2 वर्ष तक। और इसके बाद जो है अब क्या किया गया फिर से कि जो संपत्तिहीन तबका है इसको फिर मत देने के अधिकार से यहाँ पे वंचित कर दिया जाता है। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। 2 चुनी हुई विधान परिषदों का जो है यहाँ पर जो है प्रावधान कर दिया जाता है। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। तो इन परिषदों ने, जो ये 2 परिषद है, ये परिषद क्या करती है, इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी, अब यहाँ पे डायरेक्टरी का शासन आता है, वो नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जोगीबनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। तो जो एक जो है व्यक्ति वाली जो कार्यपालिका व्यवस्था जो है जोगीबन समय में चल रही थी, इससे जो है कि एक व्यक्ति फिर क्या हो जाता, तानाशाह हो जाता है। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या गया कि 5 सदस्यों वाली जो है कार्यपालिका जो है क्या करती थी, डायरेक्टरी को जो है कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त कर किया गया। और इसी से बचने के लिए जो क्या किया गया कि इस प्रावधान से जोगीबनों के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई कि एक ही व्यक्ति के पास इस प्रकार की जो है निर्णय लेने वाली क्षमता नहीं। लेकिन डायरेक्टरों का लेकिन जो है यहाँ पर अब जो है ये 5 सदस्यों वाले है, और यहाँ पर क्या डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टर की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इनके जो ये डायरेक्टर की जो है यहाँ पर क्या होती थी, डायरेक्टर की राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पे बनी रहती थी। इसी कारण जो है जो सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट है, इसका उदय का मार्ग यहाँ पे आता है। ये जो है यही इनके झगड़े का ही फायदा नेपोलियन बोनापार्ट उठाता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक रहता है और वो क्या हो जाते हैं, जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसका जन्म ऑस्ट्रिया में होता है, लेकिन जो है ये फ्रांस में आ जाता है। उसके जो है हम आगे देखेंगे किस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट जो है आगे आता है। और यहाँ पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट क्या बन जाता है, तानाशाह बन जाते हैं। तो यहाँ पर है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, तो महिलाओं के लिए क्रांति यहाँ भी देखते हैं कि फ्रांस में विभिन्न नगरों में महिलाओं को लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। इनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर था, क्लब था। तो यहाँ पर जो ये क्लब है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये यहाँ पे एक जो है महिलाओं संबंधित क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान क्या मिले, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के जो संविधान वहां पे बना था, उन्हें क्या दर्जा दिया गया था, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। तो महिलाओं को किस प्रकार का दर्जा दिया गया था, निष्क्रिय नागरिक का। अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो किस समय इन्हें मत अधिकार मिलता है, ये आप लोग जो है देखें। यहाँ पर एक जो है महिला है, क्रांतिकारी महिला है, ओलंप दे गूंज। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है, इसका जीवन परिचय और इसमें क्या महत्वपूर्ण है इसका। तो ओलंप दे गूंज क्रांतिकारी फ्रांस के राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा, संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा के विरोध, इसका जो विरोध किया, जो वहां पे जो है जो नागरिक अधिकार घोषणा था इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा तैयार किया। तो इन्होंने क्या किया, 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा तैयार किया।
तैयार कर, जिसमें महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। 1793 में ओलंप दे गूंज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जोकोविन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो जो है आप ध्यान रखना कि ओलंप दे गूंज कौन थी, और ये जो है एक क्रांतिकारी महिला थी फ्रांस में। अब यहाँ पे फ्रांस में जो है ये जो दास प्रथा है, इसको देखते हैं कि फ्रांस में दास प्रथा, तो यहाँ पे फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जोकोविन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जो है जब जोकोविन शासन था वहां पे, तो उस समय वहां पे दास प्रथा का वो जो है उन्मूलन हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सौदागरों से क्या करते थे, दास खरीदते थे। तो किन किन बंदरगाहों से दास खरीदते थे? बोर्दे या नानते बंदरगाह से। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार पूर्वियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को क्या कर देते, बेच देते थे। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांस उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, और पर यह कानून एक अच्छी सी किताब तक ही लागू रहा। एक छोटी सी अवधि, सॉरी, यह कानून एक छोटी सी अवधि तक, यानी एक बहुत कम समय तक रहा जब ये जोकोविन सरकार थी वहां पे। 10 वर्ष बाद जब नेपोलियन, जोकोविन हो उसके बाद जो है 10 वर्ष बाद जब 1804 में क्या होता है, नेपोलियन जो है फ्रांस का क्या बनता है, तानाशाह जो है शासक बन जाता है, अपने पास जो है फ्रांस की जो है सत्ता अपने पास ले लेता है। तो नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः क्या कर दी, शुरू कर दी, और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में। तो फ्रांस में जो है अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब होता है, 1848 में। और इस समय जो है जो पहले होता है ये सिर्फ 10 वर्ष तक रहता है, 1794 से 1804 तक। और जो है नेपोलियन बोनापार्ट जब आते हैं तो दास प्रथा फिर से शुरू कर देता है। 1804 में यहाँ पे है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कर दिया, खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। जो यूरोप के विभिन्न देश थे वहां पर इसने क्या कर दिया, अपनी सेनाएं वो भेजना शुरू कर दी। विभिन्न देशों को इसने विजिट किया और 39 राज्यों के इसने एक संघ भी बनाया था। तो इसने यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की थी। उसने पुराने राजवंशों को क्या कर दिया, वहां से हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर क्या कर दिया, अपने खानदान के लोगों के हाथ में सौंप दी। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या अगर हमें स्वतंत्र दिला रहा है। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग जो है क्या मान लगे, हमलावर मानने लगे, और आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी क्या हो गई, हार हो गई। और टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय, आप लोग ध्यान रखना, टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले 2 ठोस उदाहरण हैं। तो ये जो है कौन कौन जो है फ्रांस के जो है क्रांति से जो है प्रभावित थे, तो टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय, या किनका जो है फ्रांस की क्रांति से जुड़ाव था, या कौन से जो है फ्रांस की क्रांति से वास्ता रखते थे। तो ये 2 व्यक्ति जो है ऐसे थे। और जो टीपू सुल्तान तो जोकोविन क्लब से इसके सदस्य इसने ले रखी थी। तो इसी के साथ जो है ये फ्रांस की क्रांति वाले ये चैप्टर जो है समाप्त होते हैं। इसी में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, और आप लोगों से जो है मेरी जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िए, आप लोग नोट्स बनाइए, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको नोट कीजिए। ये जो है सिर्फ महत्वपूर्ण, सिर्फ हमने वही नहीं रखे हुए, इसको जो है एक कहानी से इसके एक जोड़ने की कोशिश की गई ताकि आप लोग जो है उसको जोड़ पाए, अपने दिमाग में एक पिक्चर बना पाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो और जो भी जो है अन्य तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उनको अधिक से अधिक लोग उन लोगों को शेयर कीजिए। तो इसी के साथ जो है धन्यवाद।